नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीएलटी हिंदी प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जिसमें कि हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक जगह कलेक्शन किया है। जब आप इस प्रैक्टिस सेट को अंत तक देखेंगे, तो आपके सामने नए और पुराने दोनों ढंग के प्रश्न दिखाई देंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकेंगे और ये भी आंक सकते हैं कि आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी विषय से संबंधित 120 प्रश्न आएंगे। उन इस 120 प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमें लगातार प्रैक्टिस सेट करना पड़ रहा है। उस सत्य तक हमें पहुंचना पड़ रहा है कि आखिरकार वो कौन-कौन से प्रश्न हमारे पढ़े हुए एग्जाम में आ सकते हैं। इसी प्रक्रिया में हम तमाम प्रश्नों को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। अंत तक देखिएगा। ऐसे विद्यार्थी जो हमारी बातों को मानते हैं, जो भी हम होमवर्क देते हैं, वो क्रमशः होमवर्क का जवाब देते हैं। अच्छा लगता है कि अंत तक हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, फिर आज्ञा अनुसार उसको फॉलो करते हुए जवाब भी देते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप सभी के मोटिवेशन के माध्यम से ही हमारे अंदर मोटिवेशन, ऊर्जा का संचार होता है। आप सभी अगर जवाब नहीं देते, तो फिर शिक्षक भी हतोत्साहित होता है। तो आप सभी साथ में हैं, तो हम साथ में हैं और यही साथ आपको कहाँ तक पहुँचाएगा? सफलता तक पहुँचाएगा। हम पीडीएफ भले ना देते हों, लेकिन आपके नाम को उस पीडीएफ में कहीं न कहीं देखते हैं। तो चलते हैं, अब सीधे हम बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। आज का जो पहला प्रश्न है, आप देख रहे हैं, पूछा गया कि कुशासन का संधि विच्छेद है। कुश आसन, कुशः आसन, कुशासन, कुशासन। तो कुशासन का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, इसमें दो शब्द लगे हुए हैं। सही जवाब है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, कुश आसन। ठीक है, कुशासन। आमतौर पर सरकारी रवैयों को लेकर, सरकारों को लेकर शासन कुशासन की बात की जाती है। ये शब्द बना हुआ है कुश और आसन शब्द से। कुश एक तरीके की घास होती है, बड़ी नुकीली होती है। आपने देखा होगा, अक्सर इसको हम तभी याद करते हैं जब कहीं पूजा पाठ होती है। ठीक है, और इसी से बना हुआ शब्द है कुशल, यानी कुश लाओ। सभी लोग कुश को नहीं समझ पाते हैं। बहुत ही महीन घास होती है, ये ग्रामीण इलाके में ही पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसा आसन जो कि खतरों से खाली ना हो, कुशासन। अब देखिए, तमाम विद्यार्थी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, यहाँ पर संधि पूछी जा रही है, न कि उपसर्ग पूछा जा रहा है। आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। 50-50 में बहुत सारे विद्यार्थी डी को भी लगा सकते हैं। यहाँ पर कु उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन जब संधि की बात करेंगे तो दो शब्दों के योग से ही तो संधि का निर्माण होता है, संधि। ठीक है, तो कुश आसन सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। इसको आप जरूर ध्यान में रखिए, ये यूपी लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र में आया हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सातत्य बोधक क्रिया है? वाक्य दिया गया है और हमें सातत्य बोधक क्रिया के बारे में पता करना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने तो पूरा हिंदी व्याकरण पढ़ डाला, और सातत्य बोधक क्रिया क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, घबराने से पहले आप शब्द को एक से अधिक बार पढ़िए। आपने शब्द सुना होगा सतत। लोग बोलते हैं सफलता सतत प्रयास के माध्यम से पाई जा सकती है। उसी से ये शब्द बना हुआ है सातत्य, यानी कि कोई ऐसी क्रिया जो लगातार जारी हो, यानी कि कंटिन्यू हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सातत्य बोधक क्रिया। अब आप वाक्य को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें कंटिन्यूटी बनी हुई है, अब वो चीज जारी है, क्रिया जारी है। मेघा गीत सुनाती है, वह स्कूल के लिए निकल चुका है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, लड़के बेहतर खेल खेल रहे हैं। इन तमाम विकल्पों में आप देख रहे हैं जो ऑप्शन चौथा है, ये सातत्य बोधक क्रिया का उदाहरण है। लड़के बेहतर खेल खेल रहे हैं, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें जो है वो
कीजिए क्या है, कंटिन्यू। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे कहते हैं अव्यय, सर्वनाम, धातु, विशेषण। इसको लेकर हमने कई बार आप सभी से चर्चा की कि क्रिया विकार होने से कौन सा मूल शब्द में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्रिया बनती है, उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, धातु कहते हैं। कई बार आपने पढ़ा होगा कृदंत, ठीक है, इसका संबंध किससे है? धातु से है और इसी से रिलेटेड है तद्धति। यानी कि आप जब एग्जाम में जाएंगे तो ये कृत और तद्धति दोनों आपको कहीं कहीं दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर सवाल पूछा गया कि जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है। आगे से पठ है धातु, इससे क्या शब्द बना? पढ़ना, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ शब्द दिए गए हैं, दूसरे तरफ अनेकार्थी शब्द हैं, अली, आली, शिखी, शेष। तो हमें मिलाना है कि आखिरकार अनेकार्थी शब्द का समूह कौन सा है। तो इसमें से जो आपको आता हो पहले उसी का मिलान कीजिए। जैसे हम शेष का मिलान कर रहे हैं, शेष, शेषनाग का भी अर्थ आता है और बचा हुआ, यानी डी का 1 हो गया। सिखी, सिखी का हम प्रयोग करें तो है, सिखी मतलब मोर भी होता है और पर्वत भी होता है। आली, आली मतलब सखी। अगर आप कविताएं पढ़ते होंगे, खासतौर से साकेत इत्यादि में कई बार आली शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आली मतलब सखी या पंक्ति। अली, अली मतलब भंवरा, आपने पढ़ा होगा इस चीज को, और कोयल। तो इसका जो कूट बन रहा है 2 3 4 1 बन रहा है, तो सही जवाब हो रहा है यहाँ पर 2 3 4 1, ऑप्शन डी। तो देखिए ये प्रश्न तो लंबा था, लेकिन इसमें आपने कम से कम 4 प्रश्नों को देखा होगा, ठीक है। बल्कि मैं कहूं 8 प्रश्न तो गलत नहीं होगा, ठीक। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। शब्द दिया गया है और संधि का नाम है, नदीश्वर, महोत्सव, मतैक्य, पित्रादेश। जैसे ही मैंने शब्दों का उच्चारण किया, आपके दिमाग में वो सभी संधियां छपना शुरू हो चुकी होंगी। जैसे नदीश्वर, ठीक है, आप जान रहे हैं कि इसमें 2 शब्द लगे बने हुए हैं, ठीक। नदीश्वर, तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि ये दीर्घ संधि है। महोत्सव, महाधन उत्सव। आप जितना अपने दिमाग में इसको टाइप करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। 3 हो गया, 1 हो गया। मतैक्य, मत और ऐक्य, तो हो गया ये आपका 4। पित्रादेश, पितृ और आदेश, तो इस तरीके से ये हो गया यण संधि। तो जो इसका कूट बन रहा है 3 1 4 2। अब हम मिलान करते हैं, इसका सही जवाब क्या हो सकता है? 3 1 4 2, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न के माध्यम से पूरा जो संधि है आपने रिवाइज कर लिया, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जब भी एग्जाम में जाइए, पेंसिल लिए रहिए, इसको ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए या फिर जो भी जैसे आप पहचान जाए, और फिर विकल्प से मिलाकर पढ़िए। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? एक गुलाब की माला खरीद लेना, फूलों की एक सुंदर माला खरीद लेना, फूलों की एक माला खरीद लेना, ठीक है, गुलाब की एक माला खरीद लेना। तो यहां पर हमें बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक। तो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ए, एक गुलाब की माला खरीद लेना। जैसे फूलों से तो माला बन सकती है, तमाम फूल हों, अलग अलग भी हों तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये वाक्य एकदम से क्या है? अशुद्ध है। यही छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। गुलाब की एक माला खरीद लेना, तो यहाँ पर हो सकता है कि एक से अधिक गुलाब हो, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आप देख रहे हैं कि कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन जो अशुद्ध वाक्य है, तकनीकी तौर पर जो अशुद्ध वाक्य है, आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए है, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि इसीलिए हम प्रैक्टिस करते हैं कि छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश,
शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। तो ब्रज भाषा आपके दिमाग में आना चाहिए कि पश्चिमी हिंदी की बोली है ये, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, उसी से होगा जिस तो पश्चिमी हिंदी का विकास अगर आप समझ जाएंगे तो ब्रज भाषा को आराम से जान जाएंगे। तो आपने दिमाग लगाना शुरू कर दिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, शौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, बाकी को भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी हिंदी की भाषा किससे जुड़ी हुई है। ठीक है, बाकी को आप पूरा ध्यान में रखिए। ठीक, जो भी चीजें हैं और इनसे रिलेटेड जो बोलियां हैं और उनके क्षेत्र हैं उनको भी ध्यान में रखना है। तो इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से आपको तैयारी करना है, बहुत परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना है। आप अच्छा करेंगे तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा। आप बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो रिजल्ट खराब आएगा, क्योंकि वो बड़ा टेक्निकल चीज होती है। उसको आप भावुकता से नहीं बल्कि बौद्धिकता से ही समझ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन नहीं, प, व, ल, र, अंतस्थ व्यंजन आपने पढ़ा होगा, य, र, ल, व, ये अंतस्थ में है। यहां पर सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। जो प है वो कौन सा व्यंजन है, वो है ओष्ठ व्यंजन। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से प्रत्यय पर आधारित प्रश्न कौन है, प्रत्यय से कौन बना हुआ है, हमें वो बताना है कौन सा शब्द है। ऑप्शन दिया गया प्रचार, पूजनीय, पराजय, प्रतिध्वनि। तो प्रत्यय आपको जानकारी है किस शब्द के बाद में लगता है। तो आप देख रहे हैं कि तमाम जितने शब्द हैं, ठीक है, इसमें उपसर्ग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और एक इकलौता शब्द है जो कि प्रत्यय आधारित है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, पूजनीय में प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, रूढ़, यौगिक, योग ऋण, तद्भव, तत्सम, देशज, विकारी, अविकारी। आप देखेंगे कि शब्दों की उत्पत्ति को लेकर 3-4 तरीके के मत हैं, उसमें से एक है व्युत्पत्ति के आधार पर, वही आपको बताना है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, तद्भव, तत्सम, देशज। व्युत्पत्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में जब भी आप शब्दों की उत्पत्ति को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ है स्रोत के आधार पर, इतिहास के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, इस तरीके से दिया गया है। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अब तद्भव क्या है, तत्सम क्या है, देशज क्या है, पारिभाषिक रूप से और इनके उदाहरणों को जरूर आप ध्यान में रखिए। निम्नलिखित दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। संबंध कारक के सभी रूप विशेषण नहीं होते, विद्वान का सर्वत्र आदर होता है, इनमें विशेषण का प्रयोग संज्ञा के अनुरूप हुआ है। एक और दोनों सही है, एक और दोनों गलत है, एक सही है पर दो गलत है, एक गलत है पर दो सही है। ठीक है, तो हमें बताना कि इसमें से विशेषण का प्रयोग संज्ञा के अनुरूप हुआ है, विद्वान का सर्वत्र आदर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा तो यहां पर सही है, लेकिन जो संबंध कारक के सभी रूप विशेषण होते हैं, ये कथन क्या है, गलत है। जैसे हम कहीं पढ़ते हैं कि मान लीजिए कोई काली टोपी लगाया है, ठीक है, टोपी छूट गई है मान लीजिए, तो आप बोल सकते हैं कि काली टोपी उसकी है, उसकी या फिर ऐसे बोल सकते हैं उसकी टोपी काली है। ठीक है, तो यहां पर काली जो विशेषण के रूप में आ जा रहा है, लेकिन वह उसका भाई है, भाई तो विशेषण के रूप में नहीं है, संज्ञा के रूप में है। तो इसीलिए कहा गया कि संबंध कारक के सभी रूप विशेषण नहीं होते, कुछ होते हैं लेकिन सभी नहीं होते, और विद्वान का सर्वत्र आदर होता है। तो इसका जो ये दूसरा वाला सही है और पहला क्या है, गलत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, एक गलत पर दो सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तमाम शब्द दिए गए हैं, हमें वो कौन सा ग्रुप है जिसमें सभी शब्द क्या है, सही, शुद्ध वर्तनी वाले, अष्टावक्र, इकलौता, संहार, मनः कामना, मन मोरा, समवर्ण, अहोरात्रि, कृतग्नि, श्वेतांगनी, संन्यास,
श्रीमान, विद्वान, तदुपरांत निषाद, प्रतीक्षाया, नीरस। तो कौन सा विकल्प है? आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि सही है। ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि कोई दो विकल्प सही है, 3 और 4, 1 और 4, 1 और 2, 2 और 3। इसमें कौन सही? थोड़ा सा वक्त लेकर इस प्रश्न को हल करने की जरूरत है। जल्दीबाजी में हल करना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। बातों ही बातों में आपने इसका जवाब ढूंढ लिया होगा। पूरा ये देखिए फार्मूला पर है, ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए आपको याद करना है, पूरा फार्मूला पर है कि आपने जो भी पढ़ा था। सबसे पहले तो इसमें जो चौथा नंबर का ऑप्शन है पूरा सही। तदुपरांत, निषाद, प्रतीक्षाया, नीरस, इसको आगे के लिए भी ध्यान में रखना है। ये सिंगल में भी आ सकता है, सिंगल प्रश्न में भी आ सकता है। इसके बाद जो इसका दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन 1, अष्टावक्र, इकलौता, संहार, मनः कामना, ये दोनों विकल्प एकदम से सही है। ठीक है, आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए। अब जैसे कुछ है, संवरण गलत हो गया है, कृतघ्नि गलत हो गया है। ठीक है, कृतघ्न होता है। फिर संन्यास यहाँ पर गलत है, श्रीमान में होना चाहिए, विद्वान गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से सही मायने में 1 और 4 जो ऑप्शन है वो सही। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। इस तरीके के प्रश्नों को थोड़ा सा वक्त लेके आपको हल करना पड़ेगा, नहीं तो जल्दबाजी में महीनों की तैयारी आपकी गड़बड़ हो सकती है, खराब हो सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फारसी शब्द है आदमी, जमाई, वानर, इंच। फारसी शब्द को बताना है कि कौन सा है। आपने तुरंत अपने दिमाग में ला दिया होगा कि हमने पढ़ा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आदमी जो है वो फारसी शब्द है, और जमाई आप देख रहे हैं, जमाई जो है जामात्री का एक तरीके से तद्भव है, जिसका अर्थ होता है दामाद। ठीक है, वानर, वानर वैसे आप देखेंगे कि जो वन में रहने वाले नर हैं उनको वानर कहा जाता है, बाद में ये रूप हो गया बंदर के लिए। इंच आप देख रहे हैं कि इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए हो गया, आदमी। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वैश्या, बारात, दुरावस्था, महात्म्य। जैसा कि हर प्रैक्टिस सेट में हम बोलते हैं कि हम सभी अपने संप्रेषण के दृष्टिकोण से गलत सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमारा काम भी हो जाता है, लेकिन असली परीक्षण एग्जाम में होता है। तो जब हम हमेशा गलत बोलते हैं तो शुद्ध शब्दों को खोजने में दिक्कत होती है। ठीक है, वैश्या नहीं बल्कि वेश्या, बारात, एक प्रैक्टिस सेट में और एक शब्द आया हुआ था, तमाम विद्यार्थी कहने लगे कि नहीं बारात। क्योंकि देखिए आप न्यूज़पेपर में भी बहुत गलतियां लिखी जाती हैं, पहले जैसे अब संपादक भी नहीं रहे अखबारों में कि वो सही लिखते हैं। ठीक है, दुरावस्था, इसमें जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। और इसमें देखिए आप महात्म्य, महात्म्य शब्द होता है, यहाँ महात्म्य दिया है। तो बोलने के लिए तो हम बहुत गलत सलत बोलते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टिकोण से जो सही शब्द है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, नीचे दिए गए विलोम शब्दों का, अब जैसे यहाँ पर विलोम है लेकिन हम आमतौर पर क्या बोल देते हैं, विलोम बोल देते हैं। नीचे दिए गए विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है, वह है ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, उत्साहित, निरुत्साह, एकता, अनेकता, ऐहिक, दैविक। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी शब्द दिए गए उसमें से ऑप्शन डी जो है अयुग्म गलत है। ऐहिक का क्या होता है, पारलौकिक। ठीक है, दैविक नहीं बल्कि पारलौकिक होता है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी विलोम की दृष्टिकोण से शुद्ध युग्म कहे जा सकते हैं, और ऑप्शन डी जो है वो गलत है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है? विलोम युग्म कौन सा सही है हमें बताना है। आहार, विहार, श्याम, कृष्ण, संकीर्ण, विस्तीर्ण, कृतज्ञ, जड़। तो विलोम भी आपने काफी अच्छे से तैयार कर लिया होगा, और ये जितने भी प्रश्न है ये अनुमानतः कि आपके एग्जाम में कहीं कहीं से आ जाए। हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, हम लोग यही ट्राई कर रहे हैं कि उन 120 प्रश्नों में 30 से 40 क्वेश्चन पढ़ाए हुए आ जाए, और बाकी जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं 20 से 25 क्वेश्चन आप द्वारा खुद जो पढ़े हुए हो
और 15 से 20 क्वेश्चन तो कठिन रहेंगे ही, तो उस हिसाब से अपने को तैयार करना है। ठीक, आपको हमने स्पेस दिया था, आपने सही जवाब तक अपने को पहुंचा दिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, संकीर्ण का विस्तीर्ण, ये विलोम है। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। आपने किसी का नाम कहीं संकीर्ण नहीं सुना होगा। हमारे एक रूममेट थे, उनका नाम विस्तीर्ण था, तो वहां से हमने देखा ये नया नाम है। और कई बार हम नामकरण को लेकर, छोटे छोटे बच्चों के नामकरण को लेकर लोगों को बताते रहते हैं कि फला का नाम फला रख दीजिए। आजकल खूब अच्छे अच्छे नाम रखे जा रहे हैं। अब हम अपने प्राचीन जमाने में भी जा रहे हैं, वही हमें नया नाम दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग है। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो एकदम से शुद्ध है? दर्प कंदर्प, वायस मयूर, कुवलय ताम्रस, परिधान उपधान। तो कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि शुद्ध वर्ग है? तो आपका दिमाग, क्योंकि हम लोगों का दिमाग बड़ा मतलब चतुर होता है, तमाम हमारे दिमाग में चीजें भरी पड़ी हैं, लेकिन इतना तो गूगल भी सर्च नहीं करता है। आप अपना दिमाग दौड़ा रहे होंगे, वो सर्च कर रहा होगा कि कौन सा शुद्ध वर्ग है। बिल्कुल, आप लोगों ने सर्च कर दिया, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, कुवलय ताम्रस। दोनों का जो अर्थ है वो है कमल। कुवलय का मतलब होता है नील कमल। ठीक है, नील कमल हो गया इसका अर्थ। और आप देखेंगे कि एक रचना है कुवलय माला। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है कि कुवलय माला किसकी रचना? आपको दिमाग में ये, आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि कुवलय माला मतलब कमल से रिलेटेड कोई बात है उसमें, ध्यान रखना है, आधिकालीन रचना है। आप जरूर बताएंगे होमवर्क के तौर पर। अन्य कुछ शब्दों के अर्थों को हम देख लेते हैं। दर्प का मतलब होता है घमंड। ठीक है, और कंदर्प का मतलब क्या होता है? कंदर्प का मतलब है कामदेव। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए। वायस का मतलब होता है, वायस का मतलब है कौवा। और मयूर का मतलब नाम से ही लग रहा है कि तुरंत आप बता देंगे मोर। ठीक है, परिधान का मतलब होता है जो आप कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, पहनावा जिसको बोलते हैं, पहनावा या पोशाक भी बोला जाता है। उपधान का मतलब होता है, उपधान का मतलब है यहाँ पर उपधान का मतलब है सहारा। ठीक है, उपधान मतलब सहारा। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे जिनको आप दिमाग में रख सकते हैं। बाकी प्रश्न का उत्तर आपने देख लिया। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से हमें मिलान करना है। एक तरफ शब्द दिया गया, दूसरी तरफ पर्यायवाची शब्द है। मधु, ब्राह्मण, सुगंधी, पत्नी। तो कौन पर्यायवाची एक तरफ दिया गया है? तो तुरंत आप भी अपने दिमाग लगाइए यहाँ पर। पत्नी, अंगना, कांता, बासा। तो सही जवाब हो गया डी का 1 हो रहा है यहाँ पर। सुगंधी, सुगंधी सुवास, सौरभ, सुरभि। तो ये हो गया आपका 2। ब्राह्मण, भूसुर, देव, अग्रजन्मा, 3 हो गया। मधु, मधु का हो गया कुसुमाश्वर, माधव, ऋतुराज, 4। तो 4 3 2 1 यहाँ पर इसका कूट होना चाहिए। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन सी, 4 3 2 1। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार लगता है तैयारी करते करते कि हम आखिरकार कितना याद करेंगे। दिमाग में वैसे ही बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं, तो कितना याद करेंगे? कुछ चीजों को आपको डिलीट करना पड़ेगा और परीक्षा तक आपको एकदम परीक्षार्थी बन के रहना है। मुझे याद आता है कि जब मैं एमफिल में एडमिशन लिया था, तो हमने मार्कंडेय की कहानियों को अपना शोध विषय बनाया। ठीक है, तो एक इंटरव्यू तक ऐसा लगता था कि मेरे अंदर मार्कंडेय का प्रवेश हो गया है। लगता था कि दुनिया के सबसे बेस्ट अगर कोई कहानीकार है तो मार्कंडेय है। और उनके बारे में एक पॉजिटिव सकारात्मक चीजें ही आती थी, और उनकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता था कि उन्होंने कितनी सही सही कहानियां लिखी। इसी तरीके से जब आप एग्जाम में जाते हैं और आपके पास 10 दिन बचे हुए हों, तो एकदम से आप परीक्षामय हो जाइए। ठीक है, जाहिर सी बात है कि परीक्षा का मतलब ये कि दूसरे की इच्छा से चीजें आपको करनी पड़ती हैं। आपको अपनी तैयारी में से ही सही तक जाना पड़ता है। ठीक है, तो अपने को एकदम से परीक्षार्थी मोड में रख लीजिए। एकदम उठते हुए, बैठते हुए, खाते पीते समय एकदम से आप चिंतन मनन करते रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी में 24 घंटे बैठे हुए हैं और पानी तक नहीं पी रहे हैं। अपने हेल्थ को भी ध्यान में रखिए, नहीं तो एक बार ठंडा लग जाएगा तो फिर पूरी तैयारी सही हो जाएगी। तो देखिए, चूंकि छोटी छोटी चीजें मैं इसलिए बताता हूँ कि कई बार दिक्कत पैदा हो जाती है।
मान लीजिए आपने खूब तैयारी अच्छे से कर ली है, लेकिन एग्जाम के दिन ही आपका पेट झड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? पेट झड़ना मतलब पेट में दर्द होना, फिर अस्थिरता बनी रहनी, कमजोरी हो जाएगी। तो जो भी आपको अच्छे से प्रश्न पढ़ना चाहिए था, वो नहीं पढ़ पाए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अक्सर कई बार हमने सामना भी किया है और आप सभी को हम बता भी दे रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक प्रेशर होता है, ठीक है ना? तो चीजों को ध्यान में रखिए, परीक्षा माइंड गेम भी है, आपको सतर्क तो रहना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, आदमी पानी का बुलबुला है। कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही जा रही है। आदमी पानी का बुलबुला है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मनुष्य जीवन नाशवान है, मौज मस्ती का जीवन है, विपरीत वस्तुओं का मेल, निर्णय किसके पक्ष में होगा? आदमी पानी का बुलबुला है। एक तो गाना है कि आदमी खिलौना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि आदमी पानी का बुलबुला है। ये एकदम से दार्शनिक शब्द है, ठीक है, और सच्चाई को अगर कोई जान जाएगा तो फिर वो तैयारी करना छोड़ देगा। अगर इस प्रश्न को अगर सीरियस ले लेंगे आप, तो फिर आपको लगेगा कि न, अब मैं तैयारी नहीं करूंगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, मनुष्य जीवन नाशवान है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने बताया था एक घटना के बारे में कि एक मित्र ही थे, 35-36 सालों तक उन्होंने अच्छी से तैयारी की और नौकरी पाई, और 1 साल तक भी नौकरी नहीं किया और इस जीवन को अलविदा बोल दी। तो यही है, आदमी पानी का बुलबुला है। चीजों को ध्यान में रखिए। बाकी अभी आपको अपना परफॉर्मेंस करना है, घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है। ये बात सही है, लेकिन जब तक रहना है एकदम से खिल कर रहना है, एकदम से चमकते रहना है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? परिश्रम किसी का, लाभ किसी और का, जिधर जाए उधर ही मुसीबत, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई, दोषी व्यक्ति के साथ निर्दोष का मारा जाना। तो तबेली की बला बंदर के सिर, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई। अक्सर व्यवहारिक जीवन में इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि मास्टरमाइंड कोई होता है और पकड़ा कर कोई जाता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। चूंकि देखिए आप क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, ये पेपर भी आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। ये केवल प्रश्न नहीं है, बल्कि नैतिक रूप से आपको सतर्क भी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, साधारण शब्द का पर्याय। साधारण शब्द का पर्याय क्या है? ऑप्शन दिया गया, कठिन, सामान्य, हल्का, पतला। तो साधारण का मतलब, पर्याय हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, सामान्य। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तमाम विद्यार्थी नए प्रश्नों की खोज में रहते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ओल्ड इज गोल्ड कहा गया है, और यही आपको बढ़त दिलाता है। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड को कभी ओल्ड मत समझिए, उसको गोल्ड मानकर समझिए। वो आपका एक तरीके से भंडारण है, आपकी ताकत है, आपकी मजबूती है। अगला प्रश्न है, देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा खंड नहीं। देवेंद्र सत्यार्थी का कौन सा जो इसमें ऑप्शन दिया गया है वो आत्मकथा खंड से जुड़ा हुआ नहीं है? चांद सूरज के वीरन, नीलयाक्षणी, नाच मेरी बुलबुल, आत्मनिरीक्षण। देवेंद्र सत्यार्थी का नाम आपने सुना होगा, अक्सर पीवाईक्यू में इनको आपने किसी न किसी ऑप्शन में देखा होगा। सही जवाब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सही जवाब है ऑप्शन डी, आत्मनिरीक्षण, जो कि सेठ गोविंद दास की रचना है, मतलब उनकी आत्मकथा है। बाकी ऊपर के तीनों जो खंड है वो देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा के खंड है। ये हमने खुद मौलिक तरीके से इस क्वेश्चन का निर्माण किया ताकि आप पुरातन और नवीन दोनों दृष्टिकोणों से तैयारी करें तो अच्छा लगेगा। ठीक, तमाम विद्यार्थी हो सकता है कि शुरुआती 10-15 क्वेश्चन देख के अपने अपने कामों में लग गए होंगे, हो सकता है कि वो गलती कर रहे होंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही खतरनाक तरीके का प्रश्न। कमलेश्वर के संपादन में निकली आत्मकथांश गर्दिश के दिन में कितने साहित्यकारों की आत्मकथाएं संकलित है? तो कमलेश्वर ने संपादन किया एक आत्मकथांश, तमाम रचनाकारों की आत्मकथाओं का एक कलेक्शन है, गर्दिश के दिन, ठीक है, ये रचना का नाम है। इसमें कितने साहित्यकारों की आत्मकथाएं संकलित है? ऑप्शन दिया गया 10, 12, 14, 16। तो इसको वही हल कर सकता है जो सही मायने में गर्दिश के दिन को पढ़ा होगा या फिर अच्छे से हिंदी का गद्य साहित्य भी पढ़ा होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, 12 साहित्यकारों की आत्मकथाएं संकलित है, और अलग अलग 12 भाषा, अलग अलग तरीके की साहित्यकार उसमें। अगला प्रश्न है, मेरी फिल्मी आत्मकथा
किसकी आत्मकथा है? मेरी फिल्मी आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन दिया गया विष्णु चंद्र शर्मा, बलराज साहनी, भीष्म साहनी, प्रेमचंद। तो सही जवाब है इसका, आपके दिमाग में आ रहा होगा, सही जवाब है ऑप्शन बी, बलराज साहनी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने तो भीष्म साहनी का नाम सुना होगा। ये दोनों भाई थे और बलराज साहनी फिल्मों में ज्यादा उन्होंने काम किया। भीष्म साहनी ने तमाम बड़े बड़े अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे, तमस इत्यादि का नाम सुने होंगे। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथाओं को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। किस रचनाकार ने अपनी आत्मकथाओं को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा? ऑप्शन दिया गया राहुल साकृत्यायन, हरिवंश राय बच्चन, रामविलास शर्मा, अमृतलाल नागर। तो सही जवाब है इसका, बिल्कुल सही जवाब तक तमाम विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। कुछ विद्यार्थी दिमाग भी लगा रहे हैं इसमें। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसके 4 खंड है। आप लोग जरूर इसको होमवर्क के तौर पर क्रम से बताएंगे, अच्छा लगेगा। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथाओं को क्या कहा? स्मृति यात्रा यज्ञ। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार हमने भी कम्युनिटी सेक्शन में तमाम अपने बचपन की कहानियां या फिर जो भी हिट करने वाली कहानी है, जो मेरे दिल को छूती है, उसको हमने आप सभी के सामने रखा है और आप लोग बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ते हैं। आप लोग बहुत अच्छे पाठक भी हैं, तो इसी तरीके से जुड़े रहिए। देखिए, आप पढ़ने के लिए तमाम जगह पढ़ रहे होंगे। हेल्प आपके जीवन में, जैसे मेरा ये मानना है कि मेरा ही योगदान नहीं है, आपके जीवन में आपके परिवार से लेकर आपको जो भी छोटी छोटी चीजें बता रहा हो, आपके मनोबल को बढ़ा रहा हो, वो सभी लोगों का योगदान है। इसीलिए किसी एक के योगदान का मैं विरोधी हूं। इसीलिए मैं कई बार आप लोगों को सतर्क करता हूं कि आधा घंटा निकाल कर आप सोचिए कि आपको किस किस ने आपको प्रोत्साहित किया और किस किस ने हतोत्साहित किया। कई बार आपको तोड़ने वाले भी कहीं न कहीं आपको मजबूत करते हैं। आप आंख बंद करके उन्हीं को टारगेट करके कई बार पढ़ते भी। देखिए, व्यक्ति को कैसे आगे बढ़ना है वो खुद जानता है उस चीज को। ठीक है, तो स्मृतियों को याद करके रखना चाहिए, उनको सजोकर शब्दबद्ध कर दें तो वही साहित्य के अंतर्गत है। हरिवंश राय बच्चन की जितनी भी आत्मकथाएं हैं, जो खंड है उसकी, आपके दिमाग में आ गया होगा, आपने टाइप भी कर दिया होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, लगता नहीं दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? प्रतिभा अग्रवाल, कुसुम अंचल, कृष्णा अग्निहोत्री, पद्मा सचदेव। लगता नहीं दिल मेरा, ये भी बड़ा ही परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से पढ़ने में भला किसका लगता होगा दिल, लेकिन चूंकि आपको अपने जीवन को सार्थक करना है, इस दुनिया में आए तो कुछ करके आपको जाना है। 4 दिन की जिंदगी है, फिर भी उसमें कुछ अच्छा करना है ताकि कम से कम 4 लोग तो आपको याद कर पाए। लगता नहीं दिल मेरा, आपको मैंने मौका दिया था, स्पेस दिया था और आपने सही जवाब तक अपने को पहुंचा दिया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, कृष्णा अग्निहोत्री। अगला प्रश्न है, बूंद बावड़ी किसकी आत्मकथा है? प्रतिभा अग्रवाल, कुसुम अंचल, कृष्णा अग्निहोत्री, पद्मा सचदेव। तो बूंद बावड़ी आपने जरूर पढ़ी होगी, आप कम से कम तथ्य के रूप में ही पढ़ी होगी। हो सकता है कुछ लोगों ने इसको किताब के रूप में पढ़ा होगा। अक्सर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, तमाम विद्यार्थी ऐसे हैं कि वो तथ्यों से ही केवल परिचित हैं, तथ्यों से ही परिचित हैं। वो किताब भी नहीं देखे होंगे कि ये बूंद बावड़ी कैसी किताब है या फिर लगता नहीं है दिल मेरा कैसी किताब है। अब बस उनको मालूम है कि ये पद्मा सचदेव ने लिखा है। बूंद बावड़ी किसने लिखा? पद्मा सचदेव ने लिखा। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। इतना ही याद करके हमें लगता है कि हमें काफी जानकारी हो गई, लेकिन आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए। कब? जब आप सक्सेस हो जाएं, सफल हो जाएं, तो एक बार आप अपने दिमाग में ले जाइए कि जिन रचनाओं को तैयार करके, याद करके हम आज नौकरी पाए हैं, थोड़ा उनके मूल ग्रंथों को भी देखते हैं कि आखिरकार उसमें क्या था। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है। हालांकि नौकरी के बाद अलग तरीके की समस्याएं हो जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं, कुछ कही कुछ अनकही, शीला झुंझुनवाला, कस्तूरी कुंडल बसे, मैत्रेयी पुष्पा, जमाने में हम, निर्मला जैन, आप हुदरी, ममता कालिया। तो सुमेलित नहीं है, हमें यहाँ पर बताना है। बिल्कुल आपके दिमाग में आ गया होगा कि आपने यूजीसी नेट की तैयारी करते समय पढ़ा था कि आप हुदरी जो है वो रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है, तो ममता कालिया को कहाँ से यहाँ पर रख दिया गया है? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, ममता कालिया नहीं बल्कि रमणिका गुप्ता है। बाकी ऊपर की जो तीनों आत्मकथा है, ये ध्यान में रखना, ये सब आत्मकथा से रिलेटेड प्रश्न है। तो कुछ कही कुछ अनकही, बड़ी अच्छी लाइन है ये, कुछ कही कुछ अनकही। इसी का पहले का वर्जन है, क्या भूलूं किया याद करो। देखा जाए तो
तो शीला झुंझुनवाला ने इसको लिखा कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे। मैत्री पुष्पा ने लिखा इसको जमाने में हम, निर्मला जैन। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, जो कि सुमेलित नहीं था। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, कमलेश्वर की आत्मकथा का खंड नहीं है। जो मैंने जिया, यादों के चिराग, जलती हुई नदी, अपनी धरती अपने लोग। तो कमलेश्वर ने आत्मकथा लिखा है, तो उसका कौन सा खंड इन विकल्पों में नहीं है? आप अपना दिमाग दौड़ा रहे होंगे, बिल्कुल सही जगह पर आप जा रहे हैं। कुछ बच्चे इधर उधर भी कर रहे हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, अपनी धरती अपने लोग। रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। रामविलास शर्मा जो कि मार्क्सवादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं और बिना इतिहास ग्रंथ लिखे ही हिंदी साहित्य के ऐसे ऐसे पोर्शन पर उन्होंने काम किया कि अपने को अमर कर दिया। सबसे ज्यादा अगर किताब कोई लिखा है तो रामविलास शर्मा ने लिखा है। हर एंगल पे, हर विषय पर इनको जानकारी थी तो ये इंग्लिश के प्रोफेसर। और मजेदार बात यह है कि ये किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में नहीं थे, आगरा के एक कॉलेज में ये पढ़ाते थे। रामविलास शर्मा इत्यादि से भी कई बार एनर्जी मिलती है कि आप छोटी जगह रहिए, बड़ी जगह रहिए, काम करते रहिए, आपके काम की वजह से ही लोग आपको जानेंगे। तो रामविलास शर्मा ने लिखा अपनी धरती अपने लोग। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। कमलेश्वर की जो आत्मकथा के खंड हैं वो हैं जो मैंने जिया, यादों के चिराग, जलती हुई नदी। इन तीनों को ध्यान में रखिए, हो सकता है कि इसमें से कोई एक कभी वन लाइनर प्रश्न के तौर पर आपके सामने आ जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं, कही न जाए का कहिए। भगवती चरण वर्मा, मुड़ मुड़ के देखता हूं, राजेंद्र यादव, गालिब छूटी शराब, रविंद्र कालिया, मैंने मांडू नहीं देखा, मोहन राकेश। मांडू एक जगह है, ठीक है, तो इसमें से सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। तो बिल्कुल सही जवाब तक पहुंच रहे हैं, ऑप्शन डी है, मैंने मांडू नहीं देखा। मोहन राकेश की नहीं बल्कि स्वयं जो इनके रचनाकार हैं वो हैं, मैंने मांडू नहीं देखा, स्वदेश दीपक। ठीक है, स्वदेश दीपक। स्वयं प्रकाश मेरे दिमाग में आ रहा था, लेकिन स्वदेश दीपक आपको ध्यान में रखना है। मैंने मांडू नहीं देखा, अच्छी रचना है, कई पाठ्यक्रमों में शामिल भी है। अब बाकी को आप ध्यान में रखना है कि आपको कि कहीं न जाए का कहिए, क्या कहूं, समझ में नहीं आ रहा, क्या छोड़ूं क्या कहूं। तो ये भगवती चरण वर्मा, जिन्होंने की बहुत ही अच्छा उपन्यास लिखा, आपने पढ़ा भी होगा, चित्रलेखा। मुड़ मुड़ के देखता हूं, राजेंद्र यादव, ये वही राजेंद्र यादव हैं जिन्होंने हंस का पुनर्प्रकाशन किया और नई कहानी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जितने भी विमर्श हैं आज के दौर में, चाहे स्त्री विमर्श हो चाहे दलित विमर्श हो, सबको एक तरीके से स्थापित करने का प्रयास किया और अपने समकालीन आलोचकों के एक प्रतिपक्ष के रूप में ये दिखाई देते थे। आपने इंटरव्यू इत्यादि भी देखा होगा, नामवर सिंह और राजेंद्र यादव में काफी डिबेट हुआ करते थे। ये भी किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर इत्यादि नहीं थे, मौलिक रचना कर्म करते थे। और इन्होंने, इनकी आत्मकथा है मुड़ मुड़ के देखता हूं। मुड़ मुड़ मतलब पीछे देखता हूं बार बार। ठीक, अक्सर हमने देखा है कि एग्जाम हॉल में विद्यार्थी मुड़ मुड़ के पीछे देखते हैं, और मैं कभी कभी इस पंक्ति का प्रयोग भी करता हूं। ठीक है, चलते आगे बात करते हैं, जिसका सही जवाब था ऑप्शन डी था। अगला प्रश्न है, स्वदेश दीपक की रचना सबसे उदास कविता किस विधा की रचना है? ऑप्शन दिया गया कविता, नाटक, आत्मकथा, कहानी। तो स्वदेश दीपक की रचना सबसे उदास कविता किस विधा में, ये बड़ा ही टेक्निकल प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। सही जवाब है ऑप्शन बी, नाटक। इस शीर्षक में कविता शब्द लगा है, लेकिन कविता नहीं, क्या है, नाटक है। किसकी रचना है सबसे उदास कविता? स्वदेश दीपक। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा का खंड नहीं। आपने देखा कि हमने तमाम मिलते जुलते इस तरीके के प्रश्न बनाए। हमारी कोशिश क्या है कि आप उस खास रचनाकार के खंडों को अच्छे से समझ पाए कि उनके कौन कौन से आत्मकथांश खंड रहे। विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा का खंड नहीं। ऑप्शन दिया गया है, पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया, वसंत से पतझड़ तक। ये प्रश्न हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो आपके लिए घातक हो सकता है अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, वसंत से पतझड़ तक। ये रविंद्रनाथ त्यागी नाम के साहित्यकार हैं, उनकी आत्मकथा है। लेकिन जो ऊपर के तीनों खंड दिए गए ये विष्णु प्रभाकर के। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ये वही विष्णु प्रभाकर जिन्होंने एक जीवनी लिखी हुई है, जो कि हर बार एग्जाम में आपको प्रश्न पत्र में दिखाई देती है। आपके लिए होमवर्क है कि वो कौन सी जीवनी है और किसके जीवन पर आधारित है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, राजेंद्र यादव संपादित देहरी भई विदेश, देहरी भई विदेश आत्मकथात्मक कृति में
कितनी महिलाओं के आत्मकथ्य का संकलन है? ऑप्शन दिया गया 10, 15, 20, 25। तो एक तो है यहाँ पर देहरी भई विदेश, इसका संपादन किसने किया? राजेंद्र यादव ने किया। और ये सभी आत्मकथा परक कृति है। इसमें कितनी महिलाओं का संकलन किया गया है, यानी उनके आत्मकथाओं का संकलन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 20 महिलाओं का संकलन किया गया। अगला प्रश्न है, कितनी धूप में कितनी बार? आपने कविता पढ़ी होगी कितनी नाव में कितनी बार, लेकिन यहाँ पर कितनी धूप में कितनी बार किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन दिया गया गे, मोहन राकेश, अमृत राय, महीप सिंह। देखिए, तमाम विद्यार्थी इस प्रश्न को पढ़ने में अगर जल्दीबाजी करेंगे तो हो सकता है कि वो घायल हो जाए। यहाँ पर सही ऑप्शन तो है ऑप्शन डी, महीप सिंह की आत्मकथा है कितनी धूप में कितनी बार। ठीक है, लेकिन हो सकता है जल्दीबाजी में आप ए ऑप्शन कर दें, लेकिन सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी। महीप सिंह आपने पढ़ा होगा, एक खास कहानी आंदोलन के प्रवर्तक के तौर पर ये जाने जाते हैं। ये भी आपके लिए होमवर्क है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको लिख नहीं देता, कहानी आंदोलन का नाम मैं लिख देता, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप उसको कमेंट करें। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, महीप सिंह ने लिखा कितनी धूप में कितनी बार। जाड़ा का समय है, आप लोग बैठ रहे होंगे, तो कम से कम इसी बहाने महीप सिंह की आत्मकथा को जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न, आप लोग पढ़ रहे होंगे और बिना पढ़े ही इसका जवाब भी आप दे सकते हैं। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। इस प्रश्न को केवल रंगने में ही सावधानी रखना है। ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। सही जवाब ऑप्शन ए है, रामचंद्र शुक्ल। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार एग्जाम में आता है कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से उसको जोड़ा जाता है। हालांकि इसको लेकर हमने वीडियो भी बनाई है कि आखिरकार सही मायने में किसने कहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, ये बात सही मायने में रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। किसका कथन है? बिहारी का मूल्यांकन करते हुए कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति के साथ मुक्तक रचना की तुलना की गई और बिहारी के संदर्भ में किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल। तो आप इस कोटेशन को भी कई बार पढ़ चुके होंगे और खास तौर से जो हमने वस्तुनिष्ठ संकलन पुस्तक लिखी है उसमें तो इसको आपने जरूर पढ़ा होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास वस्तुनिष्ठ संकलन, डॉक्टर रजनीश ने जो लिखा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, उसमें भी प्रश्न आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकी यानी पद्माकर की मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो अनुभूति में मग्न हो जाता है। इसका कथन? बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल। तो पद्माकर के संदर्भ में किसका कथन है कि इनकी जो मधुर कल्पना है इतनी स्वाभाविक है, हाव भावपूर्ण है, मूर्ति विधान करती है, यानी कि इमेज आपके सामने आती है कि पाठक क्या हो जाते हैं, एकदम से अनुभूति में मग्न हो जाते हैं। क्या आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को करते समय एकदम से खो जा रहे हैं? आपको लग रहा है कि आपने जो भी मूल किताबों को पढ़ा था या फिर अन्य प्रैक्टिस सेट किए थे, बेहतर आपकी तैयारी चल रही है, आप मग्न हो जा रहे हैं। ये मगन शब्द भी बड़ा ही सुखदायी है। ठीक है, मग्न होना, मगन हो जाना यानी लीन हो जाना। ये किसका कथन है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन। अगला प्रश्न है, जो ये घनानंद साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में प्रेम की गुण अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारिक कवि में नहीं। हो सकता है कि तमाम विद्यार्थियों के लिए ये ओल्ड क्वेश्चन हो चुका हो, लेकिन परीक्षा में न्यू और ओल्ड दोनों तरीके के विद्यार्थी जाते हैं। जो ओल्ड हो चुके हैं उनके लिए क्वेश्चन ओल्ड है, जो अभी न्यू है, पहली बार जा रहे हैं, उनके लिए कथन क्या है? नया है। ऑप्शन दिया गया था बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में, और जैसा इन्होंने प्रेम की गुण अंतरदशा का उद्घाटन किया, शायद वैसा कोई श्रृंगारी कवि नहीं किया है। कुल मिलाकर इसका भाव यही था। अगला प्रश्न है, इनका सा यानी देव कवि सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे।
इसमें संदेह नहीं। आपने देखा बैक टू बैक जितने भी कवि, उनकी कुछ स्पेशलिटी यहाँ पर बताई जा रही है, कुछ विशेषताएं बताई जा रही हैं, और कथन के तौर पर आपके दिमाग में उसको हम फीड करने की कोशिश कर रहे हैं, भरने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, बच्चन सिंह। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का एक कथन देव के संदर्भ में। प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी ये प्रश्न थे ऊपर में, ये कई बार आपको एग्जाम में आपके दिमाग को घुमा देते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों न आपको प्रैक्टिस के माध्यम से एक बार फिर उस याद को ताजा की जाए कि भाई आप रामचंद्र शुक्ल को अभी हल्के में मत लेना, वो कहीं से भी घूम फिर कर आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, वे यानी भारतेंदु सिद्धवाड़ी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। प्राचीन और नवीन का यही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल। तो भारतेंदु के बारे में किसका कथन है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी और डी, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि वे सिद्धवाड़ी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। अगला जो प्रश्न है, गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। किसका कथन? तो यह मैथिली गुप्त के बारे में बात कही जा रही है कि सबसे बड़ी विशेषता है कि वो समय के अनुसार रचना कर्म करते हैं और जैसे ही बदलाव होता है उसको भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन दिया गया बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस इसको ध्यान रखना है कि रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा। अगला प्रश्न है, कामायनी में उन्होंने यानी प्रसाद ने नर जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिका वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित करके मानवता का रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। किसका कथन है? बहुत बड़ी बात यहाँ पर कामायनी के संदर्भ में कही जा रही है और इस बात किसने कही? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, बच्चन सिंह। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। तमाम विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा कि अब तो प्रैक्टिस सेट पूरा रामचंद्र शुक्लमय हो रहा है, तो क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और हो सकता है कि कुछ ऐसे कोटेशन होंगे जिन पर आपका ध्यान नहीं गया होगा और आप इसीलिए तो जुड़े हैं कि अनुराग हिंदी एकेडमी है, तो हमारा ध्यान जरूर जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। मैं तो एकदम लीन हो जाता हूँ आप सभी को पढ़ाते समय, पता भी नहीं चलता है कि बगल में पटाखा छूट रहा है, कि पैरों में मच्छर काट रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है। अगला जो प्रश्न है, छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। किसका कथन? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, बच्चन सिंह। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपके पास हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल होगा तो पंत जी पर उन्होंने काफी लिखा है, 20 से 25 पेज लिखा है और छायावाद के अच्छे कवियों में उनको शामिल किया है। रामचंद्र शुक्ल काफी पसंद करते थे पंत जी को। तो कहा गया कि छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ, इसलिए इनको शायद कहा गया प्रकृति के सुकुमार कवि। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल सारी बातें कर चुके हैं, बस उसी को सब लोग जाके मॉडिफाई करके अपने नाम से उसको प्रचलित कर देते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरस भावनाओं के रंग में देखा है। किसका कथन है? तो कई बार एग्जाम में इतना ही दूर तक आता है। बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। किसका कथन है? जब मैं आप सभी को प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं तो इस उम्मीद के साथ करा रहा हूं कि आपका प्रश्न पत्र छप गया होगा, प्रकाशित हो गया होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लगता है कि कहीं ये प्रश्न उसमें आ न जाए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आ जाएगा तो बेहतर रहेगा। संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। तो आपको लग रहा होगा कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल, और ये आपका जो अनुभव है बिल्कुल सही। लेकिन ध्यान रखना है, कई बार हम इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं, इन कथनों को नहीं पकड़ पाते हैं, कैच नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमने वस्तुनिष्ठ संकलन लिखा, अपनी विद्वत्ता को साबित करने के लिए नहीं लिखा
और अगर मैं वस्तुनिष्ठ संकलन पुस्तक ज्यादा से ज्यादा लिखूंगा तो फिर हमारे सुपरवाइजर, हमारे साथ पढ़ने वाले और हमारे साथ के जो भी हमारे जो विश्वविद्यालय उनको लगेगा कि रजनीश को तो आलोचक होना चाहिए, ये तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर वाली बुक लिख रहा है। लेकिन आप लोगों के प्यार ने हमें प्रोत्साहित किया, तो प्रिय विद्यार्थियों उस किताब को जरूर आप पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। आपके लिए ही वो किताब लिखी गई है, न कि बेचने के लिए या व्यवसाय के लिए बिल्कुल नहीं लिखी गई है। तमाम विद्यार्थी, जब मैं सही बात बोलता हूँ, कुछ तो उनको लगता है कि कैसे मैं बोल सकता हूँ, उन तो वो लोग बोलते हैं कि आपको फ्री में किताब दे देनी चाहिए। अगर कोई 345 या 350 रुपए देने में अक्षम है, उसके पास नहीं है, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना एड्रेस दे देगा और मैं उसके एड्रेस पे किताब भिजवा भी सकता हूँ। इतना दम रखता हूँ, इतना तो हिम्मत रखता हूँ, तभी तो इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, तभी तो खुलकर हम बातों को लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि निःशुल्क पढ़ा रहे हैं तो निःशुल्क नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन उसका महत्व तो होना चाहिए। पता चले कि मैं अपना दिल खोल के रख दिया और सामने वाले फिर भी भला बुरा बोल रहे हैं, तो फिर दुख होता है, हर्ट होता है। क्योंकि छायावाद पर हम पढ़ा रहे हैं और छायावाद की खास विशेषता है आत्माभिव्यक्ति, तो उसको कभी कभी हमें बताना भी पड़ता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी छायावादी रचना 2025 में अपने 100 वर्ष पूरी की है? ये थोड़ा सा मौलिक प्रश्न जो कि कम्युनिटी सेक्शन में हमने इसको डाला हुआ था। ऑप्शन दिया गया है झरना, आंसू, कामायनी, राम की शक्ति पूजा। तो कौन सी रचना है जो 2025 में अपने 100 वर्ष को पूरी की है? कई रचनाएं हो सकती हैं, उसमें से ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, आंसू। अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच किस प्रकार की रचना है? निबंध संग्रह, रिपोर्टाज संग्रह, कहानी संग्रह, काव्य संग्रह। तो कम्युनिटी सेक्शन इत्यादि में हमने इन सवालों को पूछ डाला है। तो यहाँ पर हमने उसको जोड़ दिया। सही जवाब है ऑप्शन बी, रिपोर्टाज। एक आप लोगों के लिए होमवर्क है कि रिपोर्टाज जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। ये आपके लिए होमवर्क है, कई बार ये सवाल पूछा जाता है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आपने देखा होगा। न जाने मेरे दिमाग में क्यों ऐसा आता है कि जब भी कोई तथ्यात्मक चीजों को देखता हूं तो अपने एग्जाम के दिन याद आते हैं कि जब एग्जाम में मैं बैठा करता था तो ये सब प्रश्न आते थे। पूरा एकदम दिमाग में छप गया है, पूरा एक फोल्डर बन गया है। उम्मीद करता हूं कि एग्जाम तक आप सभी के दिमाग में भी वो फोल्डर बना रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूं? किसका आलोचनात्मक निबंध? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, मुक्तिबोध। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, अज्ञेय। अगला प्रश्न है, शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतर ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयां जल की, सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में, समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी। कई बार बात का आधार लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन वो बात बहुत गहरी होती है। उपरोक्त कवितांश मुक्तिबोध की किस कविता से? ऑप्शन दिया गया, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, मेरे लोग। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ब्रह्म राक्षस। हमने आप सभी को टर्न करने के लिए, आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए अंधेरे में शब्द का प्रयोग जरूर किया। चाहता तो नीचे से कुछ पंक्ति जोड़ देता, लेकिन कंप्लीट करने के लिए पूरा उठाना पड़ा है अंश को। सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रह्म राक्षस। तमाम विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया था और उतना ही लोगों ने गलत जवाब भी दिया था, तो ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतीय युग के इनमें से अतिथि संपादक कौन थे? रामस्वरूप चतुर्वेदी, अज्ञेय, देवीदत्त शुक्ल, सुमित्रा नंदन पाल। तो साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका का एक विशेषांक निकला, भारतेंदु अंक, उसके अतिथि संपादक थे अज्ञेय। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चंडी शतक किसकी रचना है? हर्षवर्धन, बाणभट्ट, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक। चंडी शतक किसकी रचना है? कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी हमने इस प्रश्न को पूछा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र, केवल देख रहे हैं अंतर, चंडी चरित्र किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। तो इन दोनों रचनाओं को माइनर तरीके से आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्दालंकार नहीं है। अर्थालंकार, शब्दालंकार। शब्दालंकार के लिए हमने एक सूत्र आप सभी को बताया हुआ था, अवश्य याद रखिए, तुरंत आप बता देंगे कि कौन सा नहीं। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, उपमा। बाकी आप तीनों को शब्दालंकार के रूप में देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अलंकार के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए बनाया हुआ है वीडियो, शार्ट नोट्स के रूप में, आप जरूर देखिए। अगला जो प्रश्न है, छप्पय मिश्रित छंद है। छप्पय जो है वो किन दो छंदों के मिश्रण से बना है? दोहा रोला, रोला उल्लाला, दोहा कुंडलिया, सोरठा रोला। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, रोला और उल्लाला के मेल से छप्पय का निर्माण होता है।
अगला प्रश्न है, दृश्य काव्य के अंतर्गत नहीं आते हैं नाटक, प्रकरण, रूपक, गीति काव्य। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, गीति काव्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि। अज्ञेय, मुक्तिबोध, निराला, पंत। निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि के तौर पर जाने जाते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। इसको आप बच्चन सिंह की पुस्तक में देखेंगे तो ये तथ्य आपको मिल जाएगा, बल्कि विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक में भी इसको देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, छायावाद यदि इस सदी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की उपज था तो प्रगतिवाद राजनीतिक जागरण की, दोनों की प्रकृति में अंतर होने का यही मूल कारण है। किसका कथन? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे। तो छायावाद यदि इस सदी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की उपज था तो प्रगतिवाद राजनीतिक जागरण की, यह बात किसने कही है? ठीक है, तो सही जवाब इसका हो गया यहाँ पर ऑप्शन सी, नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, हृदय का मधुर भार किसका काव्य संग्रह है? हृदय का मधुर भार किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन दिया गया भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। तो हृदय का मधुर भार किसका काव्य संग्रह? सही जवाब है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने भी काव्य लिखने का प्रयास किया था, उनका एक ग्रंथ है हृदय का मधुर भार। अगला प्रश्न है, सर्वस्व लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर को तेज, क्रम बिन बातें का करती हैं, कहूं टटकन गार्जे धरती। उपरोक्त पंक्तियां किसकी? भारतेंदु, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रताप नारायण मिश्र की ये पंक्ति। ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी इसी तरीके से कहा, ठीक है, कि सारी चीजें लूट कर ले जा रहे हैं लोग, और कुछ कुछ वैसी ही बात यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र ने भी कही हुई। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? ऑप्शन दिया गया 17, 18, 19, 20। तो किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, और किरात का मतलब क्या है, अर्जुन का मतलब क्या है, कौन सी संधि है, क्या है, पूरा आना चाहिए। और इसमें समास भी है, किरातार्जुनीयम में समास भी है। थोड़ा सा आप बताएंगे कि कौन सा समास है? ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार यही इसी तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस पूर्ण रहेगा। और जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, पेपर को पढ़ेंगे, तो आपको जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उस पर भी आप दिमाग लगाएंगे तो सही उत्तर तक जा सकते हैं। यहाँ में आप सही उत्तर में पहुंचे, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि कुल 18 सर्ग हैं। बाकी हमने जो अंक दिए हैं ये भी किसी न किसी महाकाव्य में सर्ग के तौर पर जाने जाते हैं। आपके दिमाग में वो सभी महाकाव्य आगे होंगे। ठीक है, तो आज हमने कुल 60 प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की, हर बार की तरह चर्चा की, और उम्मीद करता हूं कि आपके अधिक से अधिक प्रश्न यहाँ पर सही हुए होंगे, और उसमें दो का गुणा आप कर लेंगे उसमें। ठीक है, और आप बताइएगा कि कितने ऐसे नए प्रश्न थे जो कि आपके लिए परेशानी पैदा किए, और आपने उनको अपने कॉपी पर नोट कर लिया, और फिर पूरा प्रैक्टिस सेट देखने के बाद आप पूरा खुश हो गए कि काश इसमें से प्रश्न एग्जाम में आ जाएंगे तो हम लीड करेंगे, और लीड ही नहीं करेंगे बल्कि प्री के 15 गुना में आ जाएंगे, और फाइनली मेंस की तैयारी तो हमने आधी करा ही दी है, तो फिर आप सिलेक्टेड पीडीएफ में आ जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम आप सभी से जुड़ते हैं। तमाम विद्यार्थी कमेंट करते हैं, तमाम विद्यार्थियों ने चैनल का प्रचार प्रसार कराने में योगदान भी दिया है। सबको मैं करबद्ध तरीके से आभार व्यक्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल अपनी ऊंचाइयों को छुए। कोशिश यही है कि हमने जो भी 10-15 वर्षों में तपस्या की उसको अब फैलाया जाए, लोगों को बताया जाए, खासतौर से जो सुदूर इलाके के विद्यार्थी हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, खासतौर से जो फीमेल वर्ग हम कह सकते हैं, वो यहाँ से कदम मिलाते हुए उन साधन संपन्न विद्यार्थियों से मुकाबला कर सकें और आंख में आंख डाल के बात कर सकें। तो हमारा यही उद्देश्य है। तमाम विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि हम यूट्यूब से खूब पैसा कमा रहे हैं, महल पे महल बनवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, कुछ पैसा नहीं मिलता है। ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, ये मेरी जिद है, ये मेरा पागलपन है कि मैं इस काम को करता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी के कमेंट और जो भी होमवर्क हमने दिए हैं उसको आप पूरा करके भेजेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।